गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजन चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है आप देखिएगा। अपन ने कहा कि सर ये कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन करता है और उस फ्री रोटेशन के कारण इसकी 3D में इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? कन्फॉर्मेशन कहते हैं। और इस फिनोमिनॉन को कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है और ये आगे उसके बॉन्ड है, तो जैसे 0 डिग्री है, फिर ये डिग्री अलग अलग डिग्री पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं ये, तो इन्हें हम कहते हैं कन्फॉर्मेशन और कन्फॉर्मर कहते हैं। अब चूंकि ये जो कन्फॉर्मर्स है किससे बने? इस बॉन्ड पर रोटेशन से बने, तो इन्हें हम रोटामर्स भी कहते हैं। क्या करते हैं? इन्हें हम रोटामर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको रोटामर्स भी कहते हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ पे बात करें कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कितने बनते हैं किसी के, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर हर कंपाउंड के इनफाइनाइट बनते हैं, क्योंकि 0 से 360 के बीच में कितने भी डिग्री पे घूम सकता है, तो ये कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे। अपन यहाँ बात करें कि सर सबसे पहले आता है एक चीज अपन ले लें यहाँ पर, ये तो क्लियर है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स किसे कहते हैं। ये कन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे में इतने फास्टली या इतने रैपिडली इंटर कन्वर्ट होते हैं कि हम इन्हें ना तो किसी फिजिकल मेथड के द्वारा और ना ही हमें इन्हें किसी केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इन्हें हम फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहाँ पर ये फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं होते। अब हम यहाँ पे बात करें कि एक आता है आपके डीहेड्रल एंगल। क्या आता है? डीहेड्रल एंगल आता है। तो जो डीहेड्रल एंगल है वो क्या है? तो डीहेड्रल एंगल में अपन बात करें यहाँ पर, तो ये फ्रंट कार्बन है भाई, ये एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने और यहाँ पर ये 2 ग्रुप जोड़ दिए। बस मुझे 2 ग्रुप का देखना है, बाकी का तो अपने आप आ जाएगा। तो ये फ्रंट कार्बन का CH बॉन्ड है और ये बैक कार्बन का CY बॉन्ड है। तो ये जैसे अपन बात करें, ये फ्रंट कार्बन है, ये CH बॉन्ड है और ये CY बॉन्ड है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आता है उसे ही हम कहते हैं डीहेड्रल एंगल। क्या कहते हैं उसे? डीहेड्रल एंगल कहते हैं। तो ये जो एंगल है ये कहलाता है डीहेड्रल एंगल थीटा। क्या कहलाता है? डीहेड्रल एंगल थीटा कहलाता है। और इस डीहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 से लेके 360 तक कुछ भी हो सकती है। तो जब 0 से लेके 360 डिग्री तक कुछ भी घूम सकता है, रोटेट हो सकता है, तो वहां पर नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस इनफाइनाइट होंगे। अब हम यहाँ पे बात करें कन्फॉर्मेशनल, अब हम पढ़ते हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। तो व्हाट इज द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन? तो किसी भी कंपाउंड के कन्फॉर्मेशन एनालिसिस का मतलब है कि उसके जितने भी कन्फॉर्मेशंस बनते हैं उन कन्फॉर्मेशंस के एनर्जी और स्टेबिलिटी की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है, तो उसे हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। क्लियर है? तो इथेन का कन्फॉर्मेशन एनालिसिस करें तो ये आपके इथेन मॉलिक्यूल है HHH। तो इथेन के मेनली 2 कन्फॉर्मेशंस बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 कन्फॉर्मेशन। पहला तो है इक्लिप्स्ड, पहला तो क्या है? इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, और दूसरा है स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट तो है इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन और दूसरा है स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन। ये 2 मेन कन्फॉर्मेशन है। बाकी टोटल नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इनफाइनाइट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो बनेगा इन दोनों के बीच में जो कन्फॉर्मेशन बनेंगे वो स्क्यू बनेंगे। स्क्यू कन्फॉर्मेशन जिनकी जो नंबर होगी वो नंबर इनफाइनाइट होगी। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इनफाइनाइट है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि वो पूछ ले सर टोटल नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस
कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन, तो यहां पर एक ऑप्शन आ जाए 2, 4, 6, 8, एक क्वेश्चन तो ये आ जाए, और एक क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हो 2, 4, 6 और इन्फानाइट। तो यदि यहाँ पर इन्फानाइट नहीं है तो फिर आपसे केवल उसने मेन कन्फर्मेशन पूछे हैं तब तो 2 आंसर आएगा, और यदि इन्फानाइट दे रखा है तो फाइनल पूछे हैं जो क्या आएगा, इन्फानाइट आएगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत है? तो अब हम बात करें यहाँ पर इक्लिप्स एंड स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे इथेन है तो इथेन में ये फ्रंट कार्बन हो गया और फ्रंट कार्बन के ये तीनों हाइड्रोजन हो गए H, H और H, और ये बैक कार्बन का हाइड्रोजन हो गया H, H और H। तो यहाँ डिहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। क्लियर है? तो जब आगे वाले कार्बन का CH बॉन्ड पीछे वाले कार्बन के CH बॉन्ड को कंप्लीटली ढक ले इस तरह से, तो इसे कहते हैं इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? इक्लिप्स, मतलब इन दोनों के बिटवीन जो डिहेड्रल एंगल है वो 0 डिग्री का हो इस तरह से। ये आगे वाली उंगली ने पीछे वाली उंगली को पूर्ण से ढक लिया ना भाई, तो ये कहलाता है इक्लिप्स। क्या कहलाता है? इक्लिप्स। मतलब यहाँ जो डिहेड्रल एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। तो यहाँ पर ये कहलाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री, और इसे कहते हैं फिर अपन एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। क्लियर है? क्या हो जाएगा ये? एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। फिर अपन बात करें सेकंड होता है स्टेगर्ड वाला। क्या होता है भाई? स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन। तो स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब आगे वाले कार्बन का CH बॉन्ड पीछे वाले कार्बन के CH बॉन्डों के बीच में आ जाए ऐसे, मतलब इन दोनों के बिटवीन जो डिहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री का हो, तो उसे कहते हैं अपन स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन। इस तरह से ये आगे वाले कार्बन का CH बॉन्ड है और ये पीछे वाले कार्बन के CH बॉन्ड है। क्लियर है? और जब ये आगे वाले कार्बन का CH बॉन्ड पीछे वाले कार्बन के CH बॉन्ड के ठीक बीच में आ जाए, मतलब यहाँ जो एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, तो इसे कहते हैं हम स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं भाई? स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन, जिसमें डिहेड्रल एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। फिर हमने यहाँ पे ले लिया स्क्यू। तीसरा क्या बनेगा? स्क्यू, जिनकी नंबर इन्फानाइट है, स्क्यू कन्फॉर्मेशन। क्लियर? तो स्क्यू कन्फॉर्मेशन क्या होता है, अपन कहते हैं कि सर ये जो इक्लिप्स्ड है और जो स्टेगर्ड है इनके बीच में इन्फानाइट कन्फॉर्मेशंस ऑब्टेन होते हैं जिनमें डिहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 60 डिग्री से कम होती है। मतलब डिहेड्रल एंगल जो होता है थीटा, वो क्या होता है, 0 से 60 डिग्री के मिड में होता है। क्लियर है? ऐसे तो यहाँ पर ये H, तो ये परफेक्टली ये H और ये H, तो यहाँ जो थीटा है ये थीटा 60 डिग्री से छोटा है 60 से, और 0 डिग्री से बड़ा है। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपके स्क्यू कन्फॉर्मेशन। क्या कहलाता है? ये स्क्यू कन्फॉर्मेशन कहलाता है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा, है क्या बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। तो ये कहलाता है स्क्यू कन्फॉर्मेशन। क्लियर? तो इनकी नंबर कितनी होती है, ये इन्फानाइट बनते हैं, बाकी ये तो एक एक ही। तो इथेन के 3 कन्फॉर्मेशन है, एक इक्लिप्स, एक स्टेगर्ड और एक स्क्यू कन्फॉर्मेशन। अब हम बात करें इन कन्फॉर्मेशंस की स्टेबिलिटी की और इन कन्फॉर्मेशंस की एनर्जी की, वो बात करें। तो अब इनकी स्टेबिलिटी की हम बात करें तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी वो देखिएगा। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, कन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके सबके कन्फॉर्मेशन की बात करें तो हम उनकी स्टेबिलिटी को 4 फैक्टर के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। पहला फैक्टर कौन सा है? पहला फैक्टर है आपके टॉर्सियोनल स्ट्रेंथ।
पहला फैक्टर कौन सा है आपके, टॉर्सियोनल स्ट्रेन, जिसे हम कहते हैं एच रिपल्शन। क्या कहते हैं इसे, एच रिपल्शन कहते हैं। दूसरा है वांडरवाल रिपल्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, आर रिपल्शन भी कहते हैं। एल्किल ग्रुप में जो रिपल्शन होता है वो रिपल्शन कहते हैं। और तीसरा है रिंग स्ट्रेन। क्या है भाई, रिंग स्ट्रेन, या इसे कहते हैं एंगल स्ट्रेन। और जो फोर्थ फैक्टर है, वो फोर्थ फैक्टर कौन सा आता है, वो फोर्थ फैक्टर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फोर्थ फैक्टर है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे बात करें इथेन के कन्फॉर्मेशंस की बात करें तो कैसे आएगी वो देखिएगा। इथेन में ये इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है जिसमें हाइड्रोजन एटम ऐसे हैं, 0 डिग्री का एंगल है इनके बिटवीन, और ये स्टेगर्ड है, इन दोनों के बिटवीन 60 डिग्री का एंगल है, और ये स्क्यू है जिनके बिटवीन एंगल 60 से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा पास है, या यहाँ पे ज़्यादा पास है, या यहाँ पे ज़्यादा पास है। भाई इक्लिप्स में पास है, या स्क्यू में पास है, या स्टेगर्ड में पास है। तो सबसे ज़्यादा पास या सबसे जो लेस डिस्टेंस होगी, सबसे नियरेस्ट जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो स्क्यू किसके होंगे, इक्लिप्स के होंगे। और यहाँ पर डिस्टेंस जब मिनिमम है, क्या बोला मैंने, डिस्टेंस मिनिमम है, एंगल 0 डिग्री का है, देन क्या करना है अपन को, जब 0 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर डिस्टेंस मिनिमम है, तो यहाँ इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बिटवीन रिपल्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या बोला मैंने, रिपल्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और जब रिपल्शन मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, इक्लिप्स की। तो यहाँ अगर अपन बात करें एनर्जी, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, एक्लिप्स की है। और स्टेगर्ड को देखें तो स्टेगर्ड में ये एंगल मैक्सिमम है 60 डिग्री, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी मैक्सिमम हो गई, और इन दोनों के बिटवीन जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो रिपल्शन मिनिमम होगा, और रिपल्शन मिनिमम होगा तो एनर्जी भी मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो स्टेगर्ड जो होता है, स्टेगर्ड की एनर्जी मिनिमम है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। अब बात करें स्क्यू की, तो स्क्यू में एंगल इससे ज़्यादा है, मतलब डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो गई लेकिन स्टेगर्ड से थोड़ी सी कम हो गई। तो यहाँ रिपल्शन इस इक्लिप्स से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, सॉरी इक्लिप्स से थोड़ा सा कम होगा और स्टेगर्ड से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो एनर्जी इक्लिप्स के कंपेरिजन में तो कम होगी लेकिन स्टेगर्ड के कंपेरिजन में ज़्यादा होगी। तो यहाँ एनर्जी जो है वो इन दोनों के बिटवीन आएगी, किसकी, स्क्यू की। क्लियर है। तो स्टेबिलिटी की बात करें अपन, तो स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फिर सबसे ज्यादा तो स्टेगर्ड की होगी, और फिर स्क्यू की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, एक्लिप्स की होगी। किसकी होगी, एक्लिप्स की होगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, है क्या भाई। ये हो गया एनर्जी का डायग्राम। अब अपन यहाँ देखें इन दोनों को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या। अब इन दोनों को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना सीखें अपन। तो देखो यदि मैं इस इक्लिप्स को 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दूं, क्या बोला मैंने, यदि मैं इस इक्लिप्स को 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दूं तो ये बनेगा ना भाई, क्योंकि हाइड्रोजन को पकड़ो आप 60 डिग्री पर घुमाइए तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्टेगर्ड बन जाएगा। तो 0 डिग्री पर तो इक्लिप्स है, 60 डिग्री पर स्टेगर्ड है। फिर इस स्टेगर्ड को फर्दर 60 डिग्री पे और घुमा दिया तो ये दोबारा से इक्लिप्स आ जाएगा। तो 60 में 60 जुड़ा तो 120 हो गया ना भाई, 120 हो गया। क्लियर है। तो ये 120 डिग्री पर फर्दर इक्लिप्स आ गया।
फिर इस इक्लिप्स को और घुमाया 60 पर, तो ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा स्टेगर्ड। तो कितने पे आया 120 + 60 180 डिग्री पर, और फिर फर्दर घुमाया 60 पर उसी डायरेक्शन में आगे, तो एंगल कितना हो गया 240 हो गया। लेकिन कौन सा आएगा फिर इक्लिप्स आएगा। तो यहाँ 60 डिग्री के एंगल पर घुमाने पर बार बार एक इक्लिप्स आएगा, एक स्टेगर्ड आएगा। तो 0 पर इक्लिप्स आता है, 60 पर स्टेगर्ड आता है, फिर 120 पर इक्लिप्स आता है, 180 पर स्टेगर्ड आता है, फिर 240 पर इक्लिप्स आता है, तो 300 पर स्टेगर्ड आएगा, और फिर 360 पर इक्लिप्स आएगा। कोई कंफ्यूजन? ये हैं इक्लिप्स और स्टेगर्ड। अब यहाँ पे अपन बात करें किस किस डिग्री पे बना है इक्लिप्स, 0, 120, 240, 360, और स्टेगर्ड 60, 180 और 300। और इनके बिटवीन जो आएगा 0 से 60 के बीच में, या 60 से 120 के बीच में, या 120 से 180 के बीच में, 180 से 240 के बीच में, 240 से 300 के बीच में, और 300 से 360 के बीच में जो इन्फाइनाइट स्ट्रक्चर्स आएंगी उन्हें हम कहेंगे स्क्यू। क्या कहेंगे हम उन्हें? स्क्यू। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखें इनका एनर्जी डायग्राम देखें, तो एनर्जी डायग्राम देखें अपन यहाँ पर, तो आप देखिएगा इधर मैं एक एनर्जी डायग्राम बनाता हूँ इनका। तो ये आपने ले लिया, जैसे यहाँ तो ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे ले लिया आपने एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर? यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ रोटेशन ले लिया 0 डिग्री, यहाँ पे ले लिया 60 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री और 180 डिग्री तक ही ले लो, बाकी चलता रहेगा आगे। क्लियर? ये हमने एक एवरेज एनर्जी ले ली जो मिनिमम एनर्जी जो किसकी होती है, स्टेगर्ड की होती है। किसकी होती है? स्टेगर्ड की होती है। क्लियर? तो 0 डिग्री पे कौन बन रहा था? इक्लिप्स बन रहा था। कौन बन रहा था भाई 0 डिग्री पे? इक्लिप्स बन रहा था। और स्टेगर्ड किस किस पे बन रहा था? स्टेगर्ड किस किस पे बन रहा था? 60 पर, 180 पर और 300 पर। क्लियर है? तो यहाँ देखिएगा 0 पे कौन बन रहा है? इक्लिप्स। और इक्लिप्स की एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम एनर्जी पे हम ले गए इक्लिप्स को, तो यहाँ ये इक्लिप्स बन गया। फिर हम आएंगे 60 डिग्री पर, कौन बनेगा? स्टेगर्ड बनेगा। और 60 डिग्री पर स्टेगर्ड बनेगा, तो ये स्टेगर्ड की एनर्जी आ गई। क्लियर है? क्यू। फिर 120 पर क्या बनेगा? फर्दर इक्लिप्स बनेगा। तो इक्लिप्स की एनर्जी क्या है आपके? ये इक्लिप्स की एनर्जी आ गई आर। क्लियर? और फिर स्टेगर्ड बनेगा 180 पर, तो ये स्टेगर्ड आ गया एस। क्लियर है? तो इसका अगर ग्राफ बनाएं अपन, इन पॉइंट्स को मिलाएं अपन, तो ये पॉइंट्स को मिलाने पर ऐसा ग्राफ आएगा। चलता रहेगा ना भैया? क्लियर? और जब ये चलता रहेगा तो यहाँ पर देखिए P तो कौन सा है? P और Q जो है वो तो एक्लिप्स्ड है, सॉरी P और R जो है वो तो एक्लिप्स्ड है, और Q और S जो है वो स्टेगर्ड है। क्या है? Q और S स्टेगर्ड है। और इसके बीच में देखो ये P और Q के बीच में ये कंटिन्यूअस लाइन आ रही है, ये वाली। तो ये कंटिन्यूअस जो आ रहे हैं, इन जिनकी नंबर इनफाइनाइट है, उन्हें हम कहते हैं स्क्यू। तो ये स्क्यू इधर भी आ रहे हैं और ये स्क्यू इधर भी आ रहे हैं, ये बहुत सारे हैं ये। क्लियर है? तो ये स्क्यू है सारे, ये भी स्क्यू है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? तो इक्लिप्स हो गया, ये स्टेगर्ड हो गया। कोई प्रॉब्लम? यहाँ इक्लिप्स और स्टेगर्ड के बिटवीन जो एनर्जी गैप है वो होता है 12.5 किलो जूल पर मोल। और ये एनर्जी गैप इतना लेस होता है कि ये दोनों कन्फॉर्मेशन, स्टेगर्ड और इक्लिप्स, ये कन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे में बहुत रैपिडली इंटरचेंज होते हैं, जिससे हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, ना तो फिजिकल मेथड के द्वारा ना ही केमिकल मेथड के द्वारा। फिर कन्फॉर्मेशन आइसोमर्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। कोई कंफ्यूजन? कोई प्रॉब्लम? ये था इथेन का कन्फॉर्मेशन एनालिसिस। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। क्लियर है?